हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल लक्ष्य केमिस्ट्री क्लासेस पर एक बार फिर से वेलकम है। और आज हम लोग सीखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें सबसे पहले हम आपको पी ब्लॉक पूरा ग्रुप 13 से 18 तक सबके नाम सिखाएंगे। उसके बाद एक एक करके ग्रुप वाइज हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को सीखेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है बेटा कि जो हमारा आवर्त सारणी होता है, जो पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल, इसी को आप हिंदी में बोलते हो आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं आप इसी को कहा जाता है आवर्त सारणी। तो जो आवर्त सारणी होता है उसमें वर्ग 13 से 18 तक के तत्व होते हैं। वर्ग कहाँ से कहाँ तक? तो आप बोलेंगे वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के तत्व होते हैं। 18 तक के तत्व, इन्हीं को आप क्या बोलते हो? इन्हीं को आप पी ब्लॉक के तत्व कहते हो। तो वर्ग 13 से लेकर 18 तक के तत्व को क्या कहते हो? पी ब्लॉक के तत्व कहते हो। पी ब्लॉक के तत्व, ठीक है। तो वर्ग 13 और 14 की स्टडी हम पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्लास 11th में। जब मैं क्लास 11th का वीडियो बनाऊंगा तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। अभी हमको पढ़ना है वर्ग 15 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्व। तो एक बार हम पहले सभी तत्वों से परिचित हो जाते हैं, उसके बाद एक एक करके हम वर्ग वाइज हम उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले, यह वर्ग 13 के तत्व हो गए, वर्ग 13 हो गया। यह वर्ग 14 के तत्व, यह 15 के तत्व, यह 16, यह वर्ग 17 और यह वर्ग कौन सा हो गया? 18। 18 को हमने ऊपर क्यों लिखा यह भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से तत्व हैं? तो 13 की बात करूं तो 13 में होता है बोरॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम। मैं केवल सिंबल लिख रहा हूं इसका, एक एक करके जब स्टडी करेंगे ग्रुप वाइज तो हम आपको उसका नाम बताएंगे, ठीक है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और होता है थैलियम, ठीक। यह बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। फिर वर्ग 14 में आपका आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसको आप बोलते हो टिन, टिन का सिंबल है Sn, और लेड, लेड का सिंबल होता है Pb, ठीक है। ये हो गया कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। वर्ग 15 में जो आपके तत्व आते हैं वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और यह है आपका बिस्मथ, ठीक है। क्या बोला? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। वर्ग 16 में कौन कौन से तत्व हैं? तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, यह टेल्यूरियम और यह लास्ट पोलोनियम, ठीक है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ठीक है। 17 में हैलोजन परिवार कहे जाते हैं वर्ग 17 के तत्वों को। इसमें आता है फ्लोरीन, फिर है क्लोरीन, देन ब्रोमीन, Br है ब्रोमीन, फिर आयोडीन और लास्ट है आपका एस्टाटीन, At, ठीक। वर्ग 18 के तत्वों में सबसे पहले होता है हीलियम, उसके बाद नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, यह है जीनॉन और यह आपका रेडॉन, ठीक है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो फिर से एक बार हम सबको रिवाइज करते हैं। पहले वर्ग 13 में आपका बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। वर्ग 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। वर्ग 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। वर्ग 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। वर्ग 17 को हैलोजन परिवार बोलते हो और इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। वर्ग 18 में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ठीक। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। इसका ट्रिक भी है वर्ग 13 के लिए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और इसका ट्रिक है बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, ठीक है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसी को आप बोलते हो बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। वर्ग 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इसको आप कह सकते हो कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। वर्ग 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इसका ट्रिक है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके।
वर्ग 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। इसका ट्रिक आप बना सकते हो ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है। और भी बहुत सारे ट्रिक है अलग अलग, बट मैं आपको एक बता रहा हूँ, और अगर आपको आता है इससे आसान तो आप उसको यूज कर सकते हो। ओल्ड स्टाइल से टीपो वर्ग 17 में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, ये याद करने का ट्रिक है। लास्ट है 18 ग्रुप नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। इसको बोलते हैं हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, ठीक है। इससे भी आप कोई आसान ट्रिक जानते हो तो आप उससे ही याद कर सकते हो, हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, ठीक है। तो यह तो हो गई वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के तत्व के बारे में हमने सीखा। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वर्ग 13 का, ठीक, वह होता है NS2 NP, 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2, मतलब S में कितना 2 इलेक्ट्रॉन और P में 1 से लेके कितने इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं 6 से 6 इलेक्ट्रॉन तक, ठीक। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोरान की बात करूं, ठीक, तो बोरान में आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना, पहले मैं एटॉमिक नंबर सबका लिख लेता हूं, ठीक है। तो इसका कितना होता है 5, यहां से शुरू करते हैं। हीलियम का 2, इसका कितना एटॉमिक नंबर होता है 10, इसका कितना होता है 18 और इसका 36 और इसका होता है 54 और इसमें आप 32 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 86, ठीक है। आप एक सबसे पहले इसका लिख लो नोबल गैसेस का, फिर आप सबका आसानी से लिख सकते हो, ठीक। इसका 10 है तो इसका लिख लो 9, इसका हो जाएगा 8, ये 7, ये 6 और इसका 5। यहाँ पे अगर ये 18 है तो इसका क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर 17 या 16 या 15 या 14 और यह कितना हो गया 13। आए बात समझो बेटा जी। अब देखिए 36 है तो इसका कितना हो जाएगा 35 या 34 और इसका 33 33 और ये 32 और ये क्या हो जाएगा 31, ठीक। इसका 54 है तो इसका कितना हो जाएगा 53 53, ये है 52, इसका हो जाएगा 51, ये 50 और इसका कितना होता है 49, ठीक है। अब देखिए इसका 86 है तो इसका कितना हो जाएगा 85, इसका 84, इसका 83, इसका 82 और इसका कितना हो जाएगा 81, ठीक। तो यह तो हो गया एटॉमिक नंबर पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। अब देखिए अगर मैं किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं बोरॉन, ठीक है। बी को आप क्या बोलते हो, दिस इज नोन एज व्हाट बोरॉन, इसको आप बोरॉन कहते हो। अब बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो आप लिख सकते हो 1s2 2s2 और 2p कितना 1। तो आपने क्या देखा कि यस में 2 इलेक्ट्रॉन है और p के बाह्य को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, यह 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसीलिए हमने लिखा कि NS2 मतलब यस में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 1 से लेकर 6, तो इसके बाह्य कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि इसके बाह्य कोष में कितना हो जाएगा, ये NS2NP1 लिखोगे, इसका NS2NP2, इसका NS2NP3, इसका NS2NP4, इसका NS2NP5 और इसका क्या हो जाएगा NS2NP6। केवल हीलियम ही एक ऐसा है जिसका क्या होता है केवल 1s2 होता है, ठीक है। बाकी सबका NS2NP1 to 6 तक होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्य कोष में। आए बात समझिए, ठीक। अब हम एक एक करके वर्ग वाइज हम इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं वर्ग 15 के तत्व, ठीक। तो मैं लिखता हूं वर्ग 15, इसी को आप बोलोगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो अभी हमने बोला था ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले आपका होता है नाइट्रोजन, फिर है फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, फिर है एंटीमनी और फिर है बिस्मथ Bi, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसका भी हमने एटॉमिक नंबर कितना लिखा था 7, इसका कितना होता था 15 और इसका 33, फिर इसमें 18 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 51 और इसमें 32 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा इसका 83, ठीक है। तो यह तो हो गया इसका परमाणु संख्या। अब सबका अगर मैं नाम लिखूं तो सबका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम होता है नाइट्रोजन, यह क्या है आपका, यह है नाइट्रोजन। उसके बाद ये P क्या है, तो
तो आप बोलोगे फास्फोरस। ठीक, एस क्या है, इसको आप कहते हो आर्सेनिक, आर्सेनिक। एस बी क्या है, तो आपका एंटीमनी, इसको आप कहते हो एंटीमनी। और बी आई क्या है, बिस्मथ। ठीक है, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्य कोश में लिखूंगा। ठीक है, कैसे लिखा जाता है वो देखिए आप। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 2 है, इसको आप लिख सकते हो 1s2 2s2 और देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। अभी भी कितने बचे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे कुल कितने 7। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो सकता है 2p3 हो जाएगा। लेकिन आप इसी को और शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, ये देखिए यह कौन से नोबल गैस के नजदीक है, तो आपने अभी देखा था हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और लास्ट में क्या था, रेडॉन। ठीक, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना 2, इसका 10, इसका 18, इसका कितना था 36 और यह 54 और ये क्या था 86। तो आपको पता है कि कोई भी तत्व वो हमेशा प्रयास करती है कि हम भी किसी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लें अपने बाह्य कोश में, और पूरा करके क्या करें कि किसी तरह से अपने अष्टक को पूरा कर लें और उसके पूरा करके नोबल गैस को प्राप्त कर लें। ठीक है, तो देखिए अगर यह भी कोशिश करेगा, जो नाइट्रोजन है यह भी कोशिश करेगा कि हमारे बाह्य कोश में क्या है किसी तरह से अष्टक पूरा हो जाए, तो मैं इसको इस प्रकार से लिखूंगा जिससे हमें पता चले कि अष्टक पूरा होने में कितना इलेक्ट्रॉन कम है या फिर कितना ज़्यादा है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको हीलियम लिख दूंगा। ठीक है, हीलियम, और ये हो जाएगा 2s2 और क्या लिखेंगे 2p3। ठीक है, इस तरह से आया बात समझे। अब इसको मैं फास्फोरस को इस टर्म में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये जो हीलियम था मैं यहाँ पे लिखूंगा नियॉन। मतलब हमने पहले से कितने इलेक्ट्रॉन तक कर लिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 10 इलेक्ट्रॉन तक कर लिया। और इसका जब 2s2 था तो इसके आगे लिखेंगे क्या 3s2 और ये क्या हो जाएगा 3p3। तो 10 और 2 12 और 3 कितने हो गए 15। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ नियॉन था तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे आर्गन। ठीक, आर्गन हो गया। आर्गन कहाँ तक हुआ, आर्गन का होता है 18, तो 18 तक हमने कर लिया। ठीक, आर्गन 18 तक कर लिया। इसके बाद ये जो 3s2 था यहाँ पे क्या लिखोगे आप 4s2 और ये क्या हो जाएगा आपका 4p3। ठीक, तो देखो 18 इलेक्ट्रॉन और 2 20 और 3 कितना हो गया 23। लेकिन यहाँ पे कुल कितने हैं 33, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन अभी हमारे पास और कम है। तो इसके पहले आप क्या लिखते हो 3d10। आए बात समझे, 3d10 4s2 और 4p3। मेन आपको यह देखना है कि बाह्यतम कोश में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है आउटर मोस्ट सेल में। ठीक है, तो ये हो गया आर्गन 3d10 4s2 4p3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। एंटीमनी का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे क्रिप्टॉन 36 तक हो गया। फिर यहाँ पे जो 3d10 था यहाँ पे आप लिखोगे 4d10 और ये हो जाएगा 4 था तो यहाँ पे आप लिखोगे 5s2 और ये क्या हो जाएगा 5p3। ठीक, तो 36 10 46 और 2 48 और 3 कितने हो गए 51 इलेक्ट्रॉन कुल हमारे पास हो गए। ठीक, यहाँ था 3s2 3p3 तो यहाँ 4s2 4p3 तो यहाँ हो जाएगा 5s2 5p3। एक पैटर्न को बस आपको समझना है, अब पैटर्न समझ लिए पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, ये जो हमने क्रिप्टॉन लिखा था, क्रिप्टॉन के बाद मैं क्या लिखूंगा जीनॉन, तो यहाँ पे क्या हो गया जीनॉन। और ये जो 5s2 था यहाँ पे आप लिखोगे 6s2 और इसके बाद 5p था तो इसको आप लिखोगे 6p3। ठीक, ये जो 4d10 था यहाँ पे हो जाएगा 5d10 और इसके पहले होता है 4f14 तो आप लिखोगे 4f14 5d10 6s2 और 6p3। अब इलेक्ट्रॉन को काउंट करके देखिए 54 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, जीनॉन के पास कुल कितने 54, 14 जोड़ दीजिए तो 68 हो गया, 10 78 2 80 और 3 कितने हो गए 83। तो ये हमने सीखा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आया बात समझे, तो इसका हो जाएगा 2s2 2p3, इसका 3s2 3p3, इसके बाह्यतम कोश में 4s2 4p3, इसके बाह्यतम कोश में 5s2 5p3, इसका 6s2 6p3। ठीक, तो ये हमने क्या सीखा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आया बात समझे। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से तत्व धातु होते हैं, कौन इसमें अधातु होते हैं। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। तो चलिए मैं इसको अब मिटाता हूं। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है वह दोनों आपके क्या है, दोनों आपके अधातु हैं। कैसे तत्व हैं, अधातु। अधातु का मतलब जिसमें क्या होता है धात्विक गुण नहीं पाया जाता, उसी को आप अधातु बोलते हैं।
जो आपका आर्सेनिक और एंटीमनी है, यह आपके उपधातु होते हैं। क्या होते हैं? उपधातु, इसे आप कहते हो उपधातु। और जो आपको बिस्मथ है, बिस्मथ क्या है? तो यह आपका धातु है। आए बात समझे? इसी अधातु को आप नॉन मेटल बोलते हो, इसी को आप कहते हो नॉन मेटल। उपधातु आपका कहलाता है मेटलॉयड। मेटलॉयड का मतलब क्या है? जिसमें धात्विक और अधात्विक दोनों गुण पाए जाते हैं, उसी को आप बोलते हो उपधातु। और अगला धातु, इसी को आप क्या कहते हो? मेटल। आए बात समझे? देखिए, यह नाइट्रोजन ऐसा है जो आपका गैसीय स्टेट में पाया जाता है, मतलब गैसीय अवस्था में, जबकि बाकी आपके जितने भी हैं सभी के सभी कैसे पाए जाते हैं? तो ये आपके सॉलिड अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि नाइट्रोजन ऐसा तत्व है जो आपकी गैसीय अवस्था है, गैसीय स्टेट में, बाकी आपके जितने हैं सभी किस में पाए जाएंगे? सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था में पाई जाएगी। क्लियर है इतना बात? ठीक है, अब एक एक करके हम देखेंगे सबकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके लक्षण के बारे में कि किस तरह से इंक्रीज होते हैं और कब डिक्रीज होते हैं, जैसे उसके परमाणु त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, और उसके बाद विद्युत ऋणात्मकता पे क्या प्रभाव पड़ता है। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग देखेंगे इसके गुण के बारे में कि इसके गुण किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जो वर्ग 15 के तत्व हैं, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, हमने कुछ वैल्यू को पहले से लिख लिया है, ठीक, आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परमाणु त्रिज्या के बारे में। तो परमाणु त्रिज्या के बारे में आपको पता है, हमने बताया था कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। ठीक, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या था? बिस्मथ। ठीक, इसके परमाणु संख्या क्या होते थे? 7, इसके 15, और इसका कितना होता है? 33, और इसका 51, और इसका कितना होता है? बिस्मथ का 83। ठीक, आपको पता है कि जब वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इसके कोषों की संख्या भी क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखा था, इसके इलेक्ट्रॉन 2 में जा रहे थे, जबकि इसके किस में जा रहे थे? 3 में। इसका 1s2, 2s2, 2p3, तो इसका क्या हो जाता है? 3s2, 3p3। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे हमने देखा कि कोषों की संख्या भी क्या होती जा रही थी? बढ़ती जा रही थी। तो जब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? कोषों की संख्या बढ़ेगी तो बढ़ने से क्या होता है? जो परमाणु का जो नाभिक है और उसका जो बाह्य कोष है, दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी, अर्थात परमाणु त्रिज्या का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो हमने क्या देखा? यहाँ पे 70, 110, 121, 141, 148, मतलब यहाँ पे परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा? बढ़ेगा। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जब भी हम आएंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है? परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या क्या होता है? बढ़ता है। आया बात समझे? तो यह तो पहला कॉन्सेप्ट देखा। क्यों बढ़ता है? क्योंकि यहाँ पे कोषों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। ठीक, चलिए दूसरा हम समझते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा घनत्व। घनत्व क्या है? घनत्व में क्या परिवर्तित हो रहा है? घनत्व भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। घनत्व क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि आपको पता है कि जब परमाणु जो अलग अलग परमाणु हैं उसमें उसके क्या है? परमाणु संख्या बढ़ती जा रही है। परमाणु संख्या जब बढ़ती जा रही है, कोषों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और घनत्व जो होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान, और बटा में क्या होता है? आयतन। ठीक है, चलिए तो अब देखिए, आपको पता है कि इसके जो मास होते हैं, एटॉमिक मास होता है, वो भी क्या होता जाता है? बढ़ता चला जाता है। तो जब एटॉमिक मास उसके बढ़ते चले जाएंगे तो जिसके वजह से क्या होता जाता है? जब एटॉमिक मास बढ़ रहा है मतलब इसका द्रव्यमान भी बढ़ता जा रहा है, और द्रव्यमान बढ़ेगा तो हम बोल सकते हैं इसका घनत्व का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। आए बात समझिए क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपको पता है कि इसमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है, और जैसे जैसे प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, और उसका द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसका घनत्व भी क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे परमाणु भारी होते चले जाते हैं वैसे वैसे उसका घनत्व भी बढ़ता चला जाता है। तो हम बोलेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर घनत्व का मान क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? तो लिखेंगे घनत्व का मान बढ़ता है। आया बात समझिए क्यों बढ़ता है? क्योंकि यह भारी होते चले जाते हैं। भारी होने का मतलब है इसमें प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है?
बढ़ती चली जाती है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी को मैं डेल्टा आई एच से लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं इंग्लिश में। डेल्टा का मतलब चेंज, आई का मतलब आयोनाइजेशन, एच का मतलब होता है हीट, ठीक है। यह एंथैल्पी हमने आपको बताया था कि जब किसी बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही हमारा क्या कहलाता था, आयनन एंथैल्पी, ठीक है। हमने बताया था कि पहला इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालते हैं तो कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि आप दूसरा निकालेंगे तो आपको नाभिक के और पास जाना होगा। जैसे जैसे आप नाभिक के पास जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को निकालने में और ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो डेल्टा आई H1 का मान कम होता है, डेल्टा आई H1 का जो मान होता है वो क्या होता है, कम, जबकि डेल्टा आई H2 का मान क्या होता है, डेल्टा आई H2 का मान ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आप नाभिक के और पास जा रहे हैं। जैसे जैसे आप नाभिक के पास जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में और ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। आपको पता है कि किसी मम्मी पापा के 5-6 बच्चे हैं, ठीक है, तो उसको अगर आपको लेके जाना है किसी एक लड़के को घर से बाहर तो हमारे लिए थोड़ा आसान होता है। लेकिन अगर कोई अपने घर में बिल्कुल इकलौता है, एक ही है, और उसको आप किसी से मांगने जाएं या उसको लेकर जाने जाएं तो बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, ठीक है। बस वही कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि हम नाभिक के बिल्कुल पास आ रहे हैं। जैसे जैसे नाभिक के पास आएंगे वैसे वैसे उस इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए और कठिन होता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया किसके बारे में, एंथैल्पी के मान में। अब देखते हैं तो एंथैल्पी का मान हमने बताया था वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि हम धीरे धीरे नाभिक से दूर जा रहे हैं, और नाभिक से दूर जैसे ही जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, नाभिक से दूर जाने पे जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वह क्या होता जाता है, वह कम होता जाता है। क्या होता जाता है? कम होता जाता है। और वह जैसे जैसे कम होता जाएगा उस इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए उतना ही आसान होगा, ठीक है। तो इसलिए बोलेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है, तो आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। क्या होता है? आयनन एंथैल्पी का मान घटता है, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हो वर्ग में जैसे से ऊपर से नीचे की ओर आएंगे आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। मींस डेल्टा आई एच का मान क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं वैसे वैसे हम नाभिक से दूर चले जाते हैं, और जब नाभिक से दूर चले जाते हैं तो नाभिक और बाह्यतम कोश का जो आकर्षण है वो कम हो जाता है, और जब आकर्षण कम हो जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक। ये बात हुई। अगला गलनांक। गलनांक में हमने क्या देखा, इसका 63। गलनांक का मतलब है जब कोई भी चीज गले, गले का मतलब मेल्ट हो तो उसी को आप गलनांक बोलते हो, ठीक है। और क्वथनांक का मतलब जब कोई भी चीज उबलने लगती है तो उसको आप क्वथनांक बोलते हो। गलने को, इसी को गलनांक को हम बोलते हैं मेल्टिंग, और इस क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग। इसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, इसका मान क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन से फास्फोरस आर्सेनिक तक मान बढ़ा है, लेकिन इसके बाद फिर क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे मान कम हो गया, ठीक है। तो मैं तो बोला कि यहाँ से यहाँ तक बढ़ता है फिर मान कम हो जाता है, क्या करने पे, गलनांक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, जब हम पहुंचते हैं कहाँ, एंटीमनी और बिस्मथ के पास, तो वहां पे डी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, ठीक है। डी ऑर्बिटल आ जाते हैं, और इस डी और एफ ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण के गलनांक क्या हो जाते हैं, यहाँ पे धीरे धीरे कम हो जाते हैं। आए बात समझिए, फिर से समझिए कॉन्सेप्ट को। हमने क्या बोला, यहाँ पे डी और एफ ब्लॉक की उपस्थिति के कारण क्या होता है, इसके गलनांक का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्वथनांक में। क्वथनांक का मान भी क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, बट यहाँ पे कुछ केसेस में आप क्या देख रहे हैं 1860, और यहाँ पे क्या होता है 1837 हो जाता है, मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। यह कॉन्सेप्ट है। अगला हमारा विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता हमने बोला था वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, घटता है। क्या होता था, घटता था, ठीक है। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व आपके कौन से हमने बताए थे, फ्लोरीन पूरे आवर्त सारणी, फिर ऑक्सीजन, और उसके बाद कौन सा था, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जैसे से आते हैं वैसे से विद्युत ऋणात्मकता का मान भी क्या होता है, घटता है। तो आप देख रहे हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता मीन्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान क्या होगा, घटता है, ठीक है। तो बोलेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, घटता है। विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। तो हमने इसके बारे में बात किया कि क्या होता है, इसके गुण पे किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।